बीजेपी आईटी सेल के जो तनखैया कीड़े हैं उन्होंने एक ट्रेंड चलाया उस पे, ट्विटर पे एक ट्रेंड कराया, अहीर रेजिमेंट हक है हमारा, ये करके उन्होंने ट्रेंड चलाया। और ये बात जो मुझे पता लगी, मिस्टर नीरज पटेल जो उसके नेशनल जनमत के संस्थापक हैं और यूट्यूब चैनल है नेशनल जनपथ, और जिसको मैंने देखा, मिस्टर नीरज पटेल बहुत ही बेबाक तरीके से, बहुत ही स्पष्ट तरीके से, निडरता के साथ में हर बात को पूरे फैक्ट के साथ में लोगों के सामने रखते हैं। तो पहले तो मैं नीरज पटेल साहब को आप अपनी तरफ से और राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी की तरफ से दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जिस तरह से मुहिम चलाई है और SC ST OBC को इकट्ठा करने के लिए वो लगातार जो काम कर रहे हैं, उनके लिए सैल्यूट, उनके लिए दिल से धन्यवाद। यही मुझे एक चीज याद आ गई, कहीं वो फिर मैं भूल ना जाऊं, वो भी मैं अभी आपको बता देना चाहता हूं साथियों। हमारे बौद्ध समाज के बड़े मजबूत 2 प्रचारक दिल्ली से रहे हैं, पूरी दुनिया में जिनको लोग जानते हैं, श्रद्धेय शांति स्वरूप बौद्ध साहब, पीछे उनका देहांत हो गया, उनका निधन हो गया। और दूसरे शादरा के रामनगर में रहने वाले, शादरा दिल्ली के रामनगर में रहने वाले श्री रामपाल गौतम साहब, उनका भी निधन हो गया। दोनों ही बौद्ध समाज के लिए काम करने वाले, बौद्ध विचारधारा को प्रचारित करने वाले, लगातार देश में काम करने वाले ऐसे साथी आज हमारे बीच नहीं हैं। तो उनको मेरी तरफ से और राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि साथियों। अब मैं आता हूं साथियों, जो नीरज पटेल जी ने बात कही थी, नीरज पटेल जी ने बहुत तरीके से समझाया कि जो ये ट्रेंड है ये किसने चलाया। क्या ये अहीरों ने चलाया, यादवों ने चलाया क्या, या इसके पीछे कोई और है। तो उन्होंने बड़ी रिसर्च करके उन्होंने बताया, जब वो घुसे उसमें तो उन्होंने देखा कि वो यादवों का ट्रेंड नहीं था, वो अहीरों ने नहीं चलाया था, वो बीजेपी आईटी सेल ने चलाया था। और जिसमें पांडे, मिश्रा और आपके जो कितने ही मतलब जो ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं, जो आईटी सेल के उनके तनखैया कीड़े हैं, उनकी तरफ से वो चलाया गया ट्रेंड था। उसमें कुछ राजपूत भी, और उसके बाद में उसमें बीजेपी के आईटी सेल से जुड़े हुए कई जो अहीर समाज के, यादव समाज के जो लोग हैं, वो भी उसमें शामिल हुए। और इसके अलावा भी कुछ और जो लोग जो जाति के नाम से जुड़ जाते हैं, वो भी उसमें यादव समाज के लोग शामिल हो गए। तो नीरज पटेल जी ने बहुत तरीके से समझाया कि भाई अगर ये ट्रेंड करना है तो ये ट्रेंड अहीर जो आपकी रेजिमेंट हो, ये इस समय पर ट्रेंड कैसे कराएगा, क्योंकि अहीर तो करा नहीं सकते, यादव तो करा नहीं सकते, उनकी इतनी बड़ी ताकत नहीं है जो ये ट्रेंड करा सके। तो कौन करेगा। देख के पता लगा कि उसके पीछे वही बीजेपी। तो ऐसे समय में क्यों कराया गया, ऐसे समय में क्यों कराया गया, जिस समय हालात बुरे हैं, वो इसलिए कराया गया। नंबर 1, जहां तक मैं समझता हूं, एक, क्योंकि बीजेपी ऑलरेडी बिहार में चुनाव प्रचार शुरू कर चुकी है, बिहार के चुनाव में पूरी तरह से घुस चुकी है, लग चुकी है। और वो अमित शाह की 72,000 LED वाली जो उसकी वर्चुअल जो रैली थी, उससे आपको पता है, जिसमें लगभग 150 करोड़ रुपया खर्च किया गया। और बिहार में यादव समाज की संख्या बहुत बड़ी है, यादव समाज एक निर्णायक फैक्टर है। तो उस यादव समाज को टारगेट करके, और उस यादव समाज को टारगेट करके जो बहुजन की, SC ST OBC की और माइनॉरिटी की जो एक इकट्ठा ताकत हो रही है, जो लगातार ये इकट्ठे हो रहे हैं, उस ताकत को बिखेरने के लिए, उस ताकत को तोड़ने के लिए ये सारे काम किए गए। और ऐसे ही समय में क्यों किए गए, एक और कारण, जिस समय देश पूरी तरह से कोरोना महामारी की भयानक चपेट में है। और इसका अंदाजा आप इसी तरह से लगा सकते हैं साथियों, अभी 3 दिन पहले स्वराज एक्सप्रेस पे जो एक डिबेट चल रही थी, उस डिबेट में डॉक्टर के अग्रवाल हैं, बहुत ही रिनाउंड डॉक्टर हैं, बहुत मशहूर डॉक्टर हैं, उन्होंने ये कहा कि कोरोना महामारी का, कोरोना बीमारी का कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है। और इस समय अगर देखा जाए तो दिल्ली की कम से कम 25 से 20 से 30% आबादी जो है,
उसकी चपेट में है। और 20 से 30% आबादी का मतलब यह है कि दिल्ली की आबादी 2 करोड़ है, तो तकरीबन 50 से 60 लाख लोग ऑलरेडी दिल्ली में कोरोना से प्रभावित हैं। और यह इस बात से भी समझा जा सकता है कि जब सरकार टेस्ट नहीं कर रही है, टेस्ट से दूर भाग रही है, उस सब के बावजूद भी अब हर दिन 2000 से ज्यादा जो कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। इसको और एक उदाहरण से समझा जा सकता है कि जब गुजरात हाई कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया, अहमदाबाद का जो सिविल हॉस्पिटल है उसके विषय में एक डॉक्टर ने जो अपनी रिपोर्ट भेजी सीक्रेटली, और उसके बाद जो गवर्नमेंट को नोटिस दिया, और गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से एक IAS ऑफिसर जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है शायद, उन्होंने आके कहा कि अगर हम सारे टेस्ट कर लेंगे तो 70% लोग संक्रमित पाए जाएंगे कोरोना से। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयानक स्थिति इस समय कोरोना की है उस समय। और एक और चीज आप देखिए कि अभी एक बड़ी जबरदस्त न्यूज है 4-5 दिन से कि दिल्ली के जो MCD के ऑफिस है, और दिल्ली की MCD पर कब्जा किसका है? बीजेपी का कब्जा है दिल्ली की MCD पर। और उस MCD में हिंदुराव हॉस्पिटल है, कस्तूरबा गांधी हॉस्पिटल है। डॉक्टर्स को पिछले 3 महीने से लेकर 5 महीने तक की डॉक्टर्स को, नर्सेस को, पैरामेडिकल स्टाफ को, सुरक्षा कर्मियों को, किसी को भी तनख्वाह नहीं मिली है। वो बिना तनख्वाह के काम कर रहे हैं, और हर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स, नर्स और सफाई कर्मी जो हैं संक्रमित हो रहे हैं। तो आप उनके परिवार की सोचिए कि एक तो पैसा नहीं है, दूसरा परिवार के संक्रमित होने का खतरा है। उन हालात में जिस समय सबसे ज्यादा लड़ना चाहिए कोरोना महामारी से, उस समय अहीर रेजिमेंट को ट्रेंड कराया जा रहा है ट्विटर पे। 4 लाख से ज्यादा हो गए, यूं इसे 5 लाख करना है। हालांकि मैं मानता हूं कि बीजेपी IT सेल के जो तनखैया कीड़े हैं, ये 4 लाख 5 लाख कुछ भी करा लें, इनके उससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन ये समाज को भ्रमित करने का काम जरूर करते हैं, उसमें जरूर ये थोड़ा बहुत सफल हो जाते हैं। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि बीजेपी IT सेल का मकसद ही केवल ये है कि झूठ फैलाना, और इस झूठ को फैला के जो बहुजन की एकता है, SC ST OBC माइनॉरिटी, इनकी जो एकता लगातार बनती चली जा रही है, मजबूत होती चली जा रही है, इसको खत्म करना, इसको तोड़ना, इसको बिखेरना, यही एकमात्र उनका उद्देश्य है। तो हमें इस चाल से काम संभल के रहना है, इस चाल में नहीं फंसना है। लेकिन बावजूद इसके भी कुछ लोग जो हैं उसमें फंस जाते हैं। उसमें यह भी आया कि कुछ साथी जो हैं उन्होंने कहा कि चमार रेजिमेंट बनानी चाहिए। देखिए, मिस्टर नीरज पटेल ने बताया, मैं भी आपको एक एडवोकेट के नाते आपको बताना चाहता हूं कि जो भी इस समय भारतीय सेना में जाति के नाम पर रेजिमेंट हैं, आने वाले समय में वो भी खत्म होंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी जाति के नाम पर रेजिमेंट बनाने पर रोक लगा दी है, ऑलरेडी रोक लगा दी है। और इसके अलावा आप इस बात को ध्यान रखें कि अगर जाति के नाम पर आप रेजिमेंट बनाने की बात कहो कि आप उसी बीजेपी RSS के एजेंडा, इसी ब्राह्मणवादी एजेंडे में फंस कर रह जाओगे। वो चाहते हैं कि जातियां जिंदा रहें, वो चाहते हैं कि धर्म के नाम पर तुम बटे रहो, वो चाहते हैं कि तुम किसी हालत में इकट्ठे ना हो पाओ। और अगर इसमें वो कामयाब हुए तो तुम कुछ भी कर लेना, तुम किसी हालत में अपने दुखों से मुक्ति नहीं पा सकते, अपने समाज का भला नहीं कर सकते, अपने समाज की तरक्की का कोई भी रास्ता तुम्हें मिल नहीं पाएगा जब तक इन जातियों में हम बटे रहेंगे, इन जातियों को सीने से लगाए रहेंगे, इनको सर पे लगाए रखें। हमें इन जातियों को तोड़ना है साथियों। तो इसलिए मेरा भी जाटव, चमार या SC ST OBC, ये जितने भी समाज के लोग हैं, मेरा एक निवेदन है साथियों, जितना भी हो सके इस जाति व्यवस्था को कमजोर करो। और ब्राह्मणवादी समाज के लोग या ब्राह्मणवादी समाज के समर्थक लोग या ब्राह्मणवाद के समर्थक लोग किसी हालत में नहीं चाहेंगे कि जाति व्यवस्था खत्म हो, किसी हालत में नहीं। वो चाहते हैं कि ये बनी रहे। लेकिन आपको मैं यहां एक छोटी सी बात बताना जरूरी समझता हूं साथियों। उन्होंने नीरज पटेल ने भी इसकी तरफ इशारा किया था, पर मैं आपको थोड़ा सा खुल के इसको समझाना चाहता हूं साथियों। ब्राह्मणवाद ने इस देश में लोगों को 4 वर्णों में बांटा, और वो 4 वर्ण आप जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये एक ऐसी मंजिल है, एक ऐसी बिल्डिंग की तरह है कि जो जहां जिस जगह बैठा है वो वहीं बैठा है, ना ऊपर आ सकता ना नीचे जा सकता, कहीं ऊपर आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, सारे रास्ते बंद हैं। अब आप थोड़ा सा सोच के देखिए साथियों, ब्राह्मण समाज क्या है? एक वर्ण है।
ब्राह्मणों के अंदर अपनी जातियां नहीं हैं। ब्राह्मण समाज के लोग चाहे देश के किसी भी कोने में है, किसी राज्य में हो, कहीं भी हो, वो ब्राह्मण हैं। उनके गोत्र अलग हो सकते हैं, शर्मा हो सकते हैं, पांडे हो सकते हैं, मिश्रा हो सकते हैं, और त्रिवेदी हो सकते हैं, तिवारी हो सकते हैं, चतुर्वेदी हो सकते हैं, द्विवेदी हो सकते हैं, लेकिन साथियों वो एक वर्ग है, वो जातियां नहीं है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हालांकि कुछ लोग इस बात को काटने की कोशिश करेंगे, लेकिन सच्चाई वो नहीं है। ऐतिहासिक सच्चाई यह है, इसको समझना जरूरी है कि ये एक वर्ण है, वर्ण वर्ग नहीं। वर्ण वही वर्णवादी व्यवस्था जो है तो एक वर्ण है। इसी तरह से क्षत्रिय समाज भी एक वर्ण है। उस क्षत्रिय समाज में आपको कहीं सोलंकी मिल जाएंगे, कहीं चौहान मिल जाएंगे, कहीं राणा मिल जाएंगे, कहीं आपको जो है सिसोदिया मिल जाएंगे, और कहीं आपको भदावर, मतलब अलग अलग ये गोत्र मिल जाएंगे। लेकिन पूरे देश में वो एक वर्ण है, जाति नहीं है साथियों। आप उन्हें राजपूत कह लें, आप उन्हें क्षत्रिय कह लें, जो ठीक समझें वो कह लें, लेकिन सच्चाई यह है कि वो एक वर्ण है साथियों। वर्ण, इसको समझना जरूरी है। कई साथी समझते नहीं इस बात को, वो वर्ण है। दूसरा, अब आ जाइए आप वैश्य यानी बनिया समाज। अगर मोटे शब्दों में समझने के लिए समझे तो वैश्य समाज के जो लोग हैं, चाहे वो गुप्ता लिखें, चाहे अग्रवाल लिखें, चाहे बंसल लिखें, चाहे कंसल लिखें, जो भी लिखें, लेकिन ये गोत्र हैं, ये जातियां नहीं हैं, और वो जातियों में बटे हुए नहीं हैं। पूरे देश में वो एक वर्ण है, पूरे देश में वो एक वर्ण है साथियों, वर्ण। लेकिन अब इससे नीचे आप आ जाइए। अब एक मिनट समझे कि ये जो तीनों ऊपर के मैंने वर्ण बताए आपको, ये तीनों वर्ण हैं, ये तीनों वर्ण हैं। और गांधी जी ने भी इस बात को, वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया था, वेदों का समर्थन किया था। इसलिए बाबा साहब के विचार उनसे कभी मिलते नहीं हैं। तो वर्ण व्यवस्था का समर्थन करने का मतलब यह है कि आप ऊंच नीच की भावना का समर्थन करते हैं। आप देश में लोगों के बीच में जो बिखराव है, जो आपसी नफरत है, घृणा है, उसको आप बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये वर्ण है। तो ऊपर के तीनों क्या है? वर्ण। अब चौथा वर्ण क्या है? शूद्र। वो शूद्र समाज के जो लोग हैं, उनमें ही जातियां हैं, उनमें और कुछ नहीं है। शूद्र वर्ण में जातियों के अलावा कुछ नहीं है, और शूद्र वर्ण को जातियों में इसी ब्राह्मणवाद ने बांटा। जो काम कर रहा उसको वही जाति का नाम दे दिया गया। आगे चलते चलते वो सब रूढ़ हो गया, और आज सारा जो शूद्र समाज है वो जातियों में जी रहा है। और जब तक आप जातियों में जीते रहोगे, ये ब्राह्मणवाद जीतता रहेगा, आप पर हावी रहेगा, आप पर हुकूमत करता रहेगा, सारे जो संसाधन हैं उनको अपने हाथ में लेके मौज लेता रहेगा। इसी बात को हमें समझना है। तो जातियां किस में हैं? जातियां हैं शूद्र समाज में। और कितनी जातियां हैं साथियों? 6743 जातियों में यह शूद्र समाज बटा हुआ है। और शूद्र समाज आज की तारीख में क्या है? जितने भी एससी यानी शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति, और एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजाति, या जिनको आप आदिवासी कहते हैं, और ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी अन्य पिछड़ा वर्ग, जितने भी ये लोग हैं, ये सारे के सारे शूद्र हैं। यह है सच्चाई। इसी सच्चाई को हमें समझना है। तो हमें भी एक, जब वर्ण व्यवस्था चल रही है, माने जा रहे, उसी पर सब कुछ हो रहा था, हमें एक वर्ण के नाम पर इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। हम शूद्र वर्ण के नाम पर ही इकट्ठे हों और मिलकर अपने बीच की ये जो जातियों की दीवारें हैं, इनको खत्म करें। मैं मानता हूं कठिन है, लेकिन यह असंभव नहीं है साथियों, हमें इनको खत्म करना ही पड़ेगा। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर हम इन्हें मान लेते हैं कि हमें इन्हें खत्म करने में भी हमें बहुत समय लगता है, तो हाल फिलहाल कम समय एक काम तो हम कर सकते हैं साथियों, कि जो हमारे पूरे इस शूद्र समाज के लिए, यानी एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लिए जो समाज के हित की बात है, हम कम से कम उसी पे इकट्ठा हो जाएं। और भी कुछ नहीं है तो हम कम से कम समाज के सवाल पर, उसकी बेहतरी के सवाल पर, उसकी सुरक्षा के सवाल पर, उसकी तरक्की के सवाल पर इकट्ठे हो जाएं। बेशक हम अपने अपने संगठन रखें, अपनी अपनी जातियों को अगर इतना प्यार है उससे रखें आप, लेकिन हम आपस में इकट्ठे हो जाएं। समाज के सवाल पर तो इकट्ठे हो जाएं, चाहे कुर्मी हो, चाहे यादव हो, चाहे गुर्जर हो, चाहे जो है आपके कश्यप हो,
चाहे आपके जो कुशवाहा हो, चाहे मौर्य हो, चाहे धोबी हो, चाहे खटीक हो, चाहे नाई हो, चाहे जाटव हो, चाहे चमार हो, चाहे वाल्मीकि हो, कोई भी क्यों ना हो, सारे के सारे हम सब एक कम से कम समाज के आधार पर इकट्ठे हो जाएं। रखे रहिए आप अपने जो है आप रखे रहिए जातियों को, संगठनों को, पार्टियों को, लेकिन समाज के हित पर तो इकट्ठे हो जाइए। ये बात आप उनसे भी सीख सकते हैं, उन दुश्मनों से सीख सकते हैं, जो उस ब्राह्मणवाद से सीख सकते हैं जिसने आपका बेड़ा गर्क कर दिया। उन्होंने हनुमान को ही आदिवासी बना दिया कि आदिवासी भगवान है। आप नहीं समझते इस बात को, आप उनसे सीख नहीं सकते हैं क्या? उन्होंने अपने सारे मतभेद भुला के और सबको इकट्ठा कर लिया। और आप ये देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एससी के, ओबीसी के लोगों पर लगातार अत्याचार, ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग और क्षत्रिय समाज के लोग जिस तरह से लगातार अत्याचार कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, पीट रहे हैं, चाहे वो जौनपुर का मामला हो, चाहे रायबरेली का मामला हो, चाहे प्रतापगढ़ का मामला हो, कहीं का मामला हो, आप एक नहीं कितने ही उदाहरण हैं आप लगातार देख रहे हैं साथी। उनको देखिए आप। हम सबको क्या इकट्ठे होके अपने बीच की दूरी मिटा के इकट्ठा नहीं होना चाहिए। अगर हम जातियों से चुपके रहेंगे, जातिगत नेताओं से चुपके रहेंगे, तो आप मान लीजिए साथियों, हमारा भला कभी भी नहीं हो सकता और हमारे विरोधी ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग हमेशा हमारे सर पर सवार रहेंगे, हमेशा हम पर हुकूमत करते रहेंगे। हमें समझना है, उन्हें नहीं समझना साथियों। और हालात आप इस तरह से समझ लीजिए कि जब पूरी सरकार, चाहे किसी प्रदेश की सरकार हो या कोई भी हो, वो उनके साथ में है, आपके नेता चुप हैं, बिक गए हैं आपके नेता, नपुंसक हैं आपके नेता, और इसके साथ साथ में जो कोर्ट है वो उनके साथ है, सारी जो सरकारी संस्थाएं उनके साथ में है। तब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इकट्ठा नहीं होना पड़ेगा। और ध्यान रखिए, आपका इकट्ठा होना ही, आपकी ये इकट्ठी ताकत ही आपको बचा सकती है, तरक्की के रास्ते पर ले जा सकती है, आपको आपका हक दिला सकती है, अन्यथा आपको आपका हक मिलने वाला नहीं है। आप चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए साथियों, तो समझना इस बात को है साथियों। इसी के लिए मैं बार बार लगातार मैं ये बात कह रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, और ऐसे जितने भी साथी हैं, चाहे नीरज पटेल हो या कोई और भी साथी हो, मैं उन सबके साथ में हूं और पुरजोर उनके इस मूवमेंट को मेरा समर्थन है साथियों, और राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी का समर्थन है। यह बात हमको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए जो हमको बार बार बहकाया जाता है कि हमको उकसाया जाता है, उकसावे में नहीं आना। संवैधानिक जो स्थिति है उसको समझो आप साथियों, और जो कानूनी स्थिति है उसको समझो। जाति के नाम पर कोई रेजिमेंट नहीं बन सकती, तो ये सब कुछ जाल में फंसाने की चाल है। आप जाल में फंस जाएंगे, आप बिखर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। जाल में नहीं फंसना। और दूसरी बात साथियों, अब एक बात जो अभी रिजर्वेशन की चल रही है, देखिए मैंने एक बात आपको बहुत पहले भी कही थी, रिजर्वेशन के विषय में बहुत डिटेल में मैंने बताया था, आज फिर आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं साथियों। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है, मेरे पास किसी अखबार की कटिंग मेरे किसी साथी ने मेरे फेसबुक अकाउंट पर भेजी है। मैंने उसमें देखा है कि सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। बहुत अफसोस की बात है, बहुत दुख की बात है कि एक बार इसको कहने से पहले, डिसाइड करने से पहले सुप्रीम जो संविधान है उस संविधान को एक बार देख लेते, पढ़ लेते, तो शायद पता लग जाता। संविधान के भाग 3 जो मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है, जिसमें अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार, उससे संबंधित सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। और संविधान के अनुच्छेद 16(4) में बहुत स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि सरकार इस भाग के में किसी बात के होते हुए भी सरकार जो बैकवर्ड समाज है, उस बैकवर्ड समाज के लिए सर्विसों में, चाहे वो उसमें अपॉइंटमेंट में हो चाहे पोस्ट में हो, रिजर्वेशन कर सकती है अगर सरकार की नजर में इन समाजों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वो कर सकती है, रिजर्वेशन कर सकती है साथियों। और ये अनुच्छेद 16(4) क्या है? अनुच्छेद 16(4) मौलिक अधिकार के तहत है, फंडामेंटल राइट के तहत है, मूल अधिकार के तहत है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट पर भी ब्राह्मणवादी मानसिकता हावी हो और उसके फैसले भी ब्राह्मणवादी मानसिकता के अनुसार ही आते हों, तब साथियों
आप क्या करेंगे साथियों? तब तो यही फैसले आएंगे, इसी तरह के फैसले आएंगे साथियों। तो इसका मुकाबला आपको करना पड़ेगा। मैं लगातार कहता रहा हूं, बहुत पहले से कहता रहा हूं साथियों, मैं जड़ जानता हूं इस देश की न्यायिक व्यवस्था की। इस देश की आज की तारीख में तो न किसी सरकार, न किसी नेता और न ही किसी विभाग और ये जो आपकी जो अदालत है, इनका न्यायिक चरित्र नहीं रहा साथियों। अगर न्यायिक चरित्र होता तो न्याय मिलता, न्याय किया जाता, लेकिन कहीं कोई न्याय नहीं है साथियों। फैसले आ रहे हैं और वो फैसले भी जो शोषित, पीड़ित, दलित, आदिवासी, मुस्लिम, ओबीसी समाज के लोग हैं, लगातार वो फैसले उनके विरोध में आ रहे हैं। आपको ध्यान है ना साथियों कि इकोनॉमिक आधार पर यानी आर्थिक आधार पर इस सरकार ने 10% आरक्षण किया, जो 3 दिन में ही जो संसद से बिल पास होकर साइन होकर सब कुछ हो गया। आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण इस सुप्रीम कोर्ट में डाला गया। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं किया। जब PIL डाली गई कि भाई ये गलत है, असंवैधानिक है, इस पर कम से कम स्टे कर दिया जाए, इसको सुना जाए, स्टे नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने और लेके डाल दिया और उस पर कोई उसके एडवर्स कोई एक भी टिप्पणी नहीं की और वो लगातार अभी तक ऐसे ही चल रहा है। उसको नहीं किया, क्यों? क्योंकि वो उनका था, क्योंकि वो उन्हीं ब्राह्मणवादी लोगों का था, उन्हीं मनीवादियों के लिए था, 10% वही सवर्ण समाज के लिए था। तो उस पर कोई एडवर्स जो है उन्होंने टिप्पणी नहीं की, उसको नहीं रोका। यह है मानसिकता, यह है सवर्ण मानसिकता जो देश की सुप्रीम कोर्ट पर हावी है। यह है मनुवादी मानसिकता जो देश की सुप्रीम कोर्ट पर हावी है। इसलिए न्यायिक चरित्र जो है उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग चुका है। जाति के नाम पर, जाति के आधार पर फैसले होते हैं, धर्म के आधार पर वहां फैसले होते हैं। तो मैंने बहुत पहले कहा था सुप्रीम कोर्ट तुम्हारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट किसी हालत में इस देश के SC, ST, OBC, माइनॉरिटी किसी की नहीं है। सुप्रीम कोर्ट उसी ब्राह्मणवादी मानसिकता का एक घर बन चुकी है, उसी के तहत फैसले आते हैं। आपको ध्यान है ना साथियों, प्रवासी मजदूरों की इतनी बुरी हालत कौन है? अपने ही देश में लोग प्रवासी कहलाए, अपने ही देश के जो मजदूर हैं प्रवासी कहलाए। सड़क पे पुलिस ने मारा, भूखे मरे वो, प्यासे मरे वो, रेल के नीचे कटके मरे वो, बसों के नीचे आके मरे वो, ट्रक के नीचे दब के मरे वो, हर तरह से मरे वो, भूख और प्यास से मर गए वो लोग। लेकिन उनके लिए भी सुनने को सुप्रीम कोर्ट के पास समय नहीं था। और जब कई हाई कोर्टों ने प्रवासी मजदूरों के हक में फैसले दिए और सरकारों को लताड़ा, तब अपनी नाक बचाने के लिए, अपनी नाक बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने, और वो भी तब जब कई वकीलों ने, सुप्रीम कोर्ट के कई वकीलों ने एक जबरदस्त कड़ी चिट्ठी लिखी, तब जाके जो है सुमोटो लेके और उन सारी जो है चिट्ठियां हैं उनको लेके सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। और पता है फैसला क्या दिया साथियों? फैसला दिया कि 15 दिन के अंदर अंदर इनको प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाया जाए। अब क्या पहुंचाओगे? वो तो पहुंच गए, ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, तो उन्हें क्या पहुंचाना? तो ये सुप्रीम कोर्ट है आज की